Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy। आज है आपके 12th साइकोलॉजी का पहला लेक्चर और आई वेलकम यू ऑल टू क्लास 12th ऑल्सो इस चैनल के साथ साथ। मैं उम्मीद करूँगी कि आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छा स्कोर किया होगा और मैं चाहूँगी कि आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका क्लास 11th साइकोलॉजी में स्कोर क्या था। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन बच्चा कितना स्कोर किया है। मैं जान भी लूँगी आप लोगों का नाम कमेंट से। और अगर मेरी एक बात मानो तो मेरे हिसाब से 12th जो है थोड़ा इजी रहता है 11th से, और जो सिलेबस है 12th साइकोलॉजी का वो 11th से इजी है। तो अगर आपने 11th में थोड़ा कम भी स्कोर किया होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 12th जो है वो बहुत ईजी है और 12th में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। और अगर साथ में आप अगर मेरे इस चैनल से जुड़े रहोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। ये मेरी आपसे क्या कहते हैं, हाँ चलो गारंटी है। मैं बोलूँगी कि मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी, जो भी आपको चाहिए वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी और मैं ये कोशिश करूँगी अपने पूरे 100% दे के कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करो। और मेरा टारगेट रहेगा कि आप 65 प्लस स्कोर करो। अब 65 प्लस में तो देखो 70 भी आता है और मैं चाहूँगी कि आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करो। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी और वो मेहनत होगा आपका। मेरी गाइडेंस होगी हमेशा, लेकिन मेहनत आपका होगा। ओके, तो बहुत बातें हो गई, हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर। तो क्लास 12 साइकोलॉजी में जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब ये देखो, एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। और वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। तो अब अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंसान में, मानो कोई इंसान वैल्यूज़ के मामले में अलग है, मतलब किसी का एक तरीके का वैल्यूज़ है, किसी के दूसरे। लोगों में इंटेलिजेंस की फ़र्क होती है। तो ये जो फ़र्क है, ये जो डिफरेंस है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे वो होगा साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर। और आपके ये जो नोट्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है और ये प्रॉपर आपकी एनसीईआरटी से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो डिटेल दो बार लिखा है, नोट्स दो बार लिखा है। सो एनसीईआरटी बेस्ड डिटेल नोट्स है। आप चाहो तो आपके एनसीईआरटी में आप मार्क कर लो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? वो मेरे व्हाट्सएप चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इंट्रो में देखो क्या बताया है। सो अगर आप अपने फ्रेंड्स को देखोगे, क्लासमेट्स को देखोगे, रिलेटिव्स को देखोगे, यू विल फाइंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनर ऑफ दे परसीव। लोग कैसे किसी चीज़ को परसीव करते हैं, लर्न करते हैं, थिंक करते हैं किसी चीज़ के बारे में। एंड ऑल्सो इन देयर परफॉर्मेंस ऑन वेरियस टास्क। एक ही टास्क में अलग अलग बंदे का अलग अलग परफॉर्मेंस होता है। एक ही एग्ज़ाम है 12th साइकोलॉजी, उसमें किसी बच्चा है जो 70 में 70 लाएगा, कोई बच्चा है जिसको 40 आएगा, कोई है जिसको 63 आएगा। तो अलग अलग लोग एक ही टास्क पे अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं, वही हुआ वेरिएशन। ओके, तो दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस यू टू सम ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बहुत ही फंडामेंटल्स हो गए इंडिविजुअल डिफरेंस के, उनके बारे में हम जानेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स विच हैज़ बीन ऑफ इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट इज इंटेलिजेंस। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एट्रीब्यूट है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जो कि है इंटेलिजेंस। इसके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे और इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो अब है हमारा टॉपिक कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। सो individual variations are common within and across all species. Variations add color and beauty to nature. तो कहाँ है कि मैं ग्रीन ही ले लेती हूँ, ग्रीन ही सही है। ओके, सो ये जो वेरिएशन है ना, वेरिएशन हर एक स्पेसिस में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और वेरिएशन से क्या होता है कि लगता है कि जो नेचर में कलर ऐड होता है, ब्यूटी ऐड होता है। आप जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बटरफ्लाइज है, तो आप देखना वो कैसे कैसे कलरिंग है, कलर्ड है। तो इससे नेचर में कलर ऐड हुआ है, ब्यूटी ऐड हुआ है। तो इसी तरह ये जो डिफरेंसेस है, मतलब वेरिएशन जो है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है।
अब वेरिएबिलिटी इज ए फैक्ट ऑफ नेचर्स एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। अब ये जो वेरिएबिलिटी है यानी जो डिफरेंस है ये एक नेचर का ही फैक्ट है, और हम जो इंडिविजुअल्स है यानी हम जो ह्यूमन बींग्स है हम भी इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमारे में भी वो डिफरेंस है। ओके, they vary in terms of physical characteristics such as height, weight, strength, hair color and so on। तो हम जो इंडिविजुअल्स हैं हम भी, हमारे में भी वेरिएबिलिटी है। एक मिनट तो हमारे में भी वेरिएबिलिटी है, और हम किस चीज़ में डिफ़र करते हैं, हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में डिफ़र करते हैं, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, हेयर कलर हो गए, ऐसे। तो इसी तरह के और भी चीज़ें हैं जो कि साइकोलॉजिकल डायमेंशन में है, जैसे कि इंटेलिजेंट है कोई इंसान या फिर डल है यानी थोड़ा सा बुद्धू है, कोई डोमिनेंट है या सबमिसिव है, कोई क्रिएटिव है या नॉट सो क्रिएटिव है, कोई आउटगोइंग है और कोई विड्रॉन है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डायमेंशंस है, ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये कैसे एट्रीब्यूट्स है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सो अभी हम देखेंगे इन्हीं सारे में हम कैसे डिफर करते हैं। So for psychologists, individual differences refer to distinctiveness and variations among people's characteristic and behavior pattern। अब साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस को डिफाइन करने की कोशिश करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना। ये एक्चुअली में इंडिविजुअल डिफरेंस का डेफिनेशन है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस है डिस्टिंक्टिवनेस यानी डिफरेंसेस एंड वेरिएशंस। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब एक से दूसरा कैसे डिफरेंट है ना। एंड वेरिएशन एमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर पैटर्न, लोग के कैरेक्टर में वो कैसे डिफरेंट है और उनके बिहेवियर पैटर्न में वो कैसे डिफरेंट है, वही है इंडिविजुअल डिफरेंस। अरे सोचो, इंडिविजुअल माने एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल, अब इन दोनों में कैरेक्टर का डिफरेंस होगा, बिहेवियर का डिफरेंस होगा, और यही होगा इनके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस। दैट्स ऑल। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म कुछ ऐसा है जिसका मतलब मूल मुद्दा ऐसा है कि इंसान का जो बिहेवियर है, जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एट्रीब्यूट्स है, वो सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ये टर्म सिचुएशनिज्म है, यही कहता है। सो विच स्टेट्स दैट सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेज situations and circumstances in which one is placed influence one's behavior। तो कैसे सिचुएशन में या फिर कैसे सर्कमस्टेंस यानी कैसे एनवायरनमेंट में किसी को रखा गया है उससे ये डिफाइन करता है, या फिर उससे उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल में a person who is generally aggressive may behave in a submissive manner in the presence of his or her top boss। तो कोई ऐसा बंदा है जो ऐसे तो बहुत ही गुस्सेल है, बहुत ही एग्रेसिव है, लेकिन सोचो जब उसका बॉस उसके सामने होगा तो वो भी सबमिसिव तरीके से ही बिहेव करेगा। इससे हमें ये साबित होता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे सिचुएशन के ऊपर, हमारे सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर सिचुएशन से या सर्कमस्टेंसेस से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। बस दैट्स इट। The situationist perspective views human behavior relatively more as a result of influence of internal or external factor। तो ये जो सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव है ये ह्यूमन बिहेवियर को ऐसे परसीव करता है कि ये इन्फ्लुएंस होता है एक्सटर्नल फैक्टर का। बस वही बात है, मतलब बाहर कैसा क्या माहौल है उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अभी हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब तक हमने देखा कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, अब हम इनको असेस कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी देखो, एट्रीब्यूट्स का मतलब हमने देखा, एट्रीब्यूट्स का मतलब हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। और असेसमेंट का मतलब होता है टेस्ट। वो अच्छा, मैंने ही तो लिखा भी है, तुम्हारे ये तो सही है फिर। तो देखो, ये असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, असेसमेंट का मतलब हुआ टेस्ट, टेस्ट करना, एग्जामिन करना, जज करना। और एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब हुआ, एट्रीब्यूट्स का मतलब हुआ फीचर्स, ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो असेसमेंट इन द फोर्थ स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग ए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स।
तो अगर आपको यहाँ पे क्या कहा है कि अगर आपको किसी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझना है ना, तो उसका पहला स्टेप होता है असेसमेंट। मतलब जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे, जज नहीं करोगे, तब तक आप किसी कैरेक्टर्स को समझ नहीं सकते हो। अभी असेसमेंट क्या है भाई? असेसमेंट हम ऐसे तो जानते हैं कि टेस्ट करना, एग्जामिन करना, बट इसका जनरली डेफिनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। सो असेसमेंट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे ध्यान देना, मेजरमेंट मतलब किसी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स किसी इंसान में या किसी इंडिविजुअल में कितना है उसका मेजरमेंट, एंड देयर इवैल्यूएशन ऑफन यूजिंग मल्टीपल मेथड्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। मतलब कुछ स्टैंडर्ड के बेसिस पे किसी इंडिविजुअल में एट्रीब्यूट्स कैसा है उसका मेजरमेंट करना और उसका एवैल्यूएशन करना ही होता है असेसमेंट। समझ आ गया? अब अभी जो है एट्रीब्यूट तो है, चलो समझ लिया, लेकिन हम कब कहेंगे कि किसी में कोई एट्रीब्यूट है? चलो हम कहते हैं कि बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, हमने कह दिया, मतलब उसमें ये इंटेलिजेंट वाली एट्रीब्यूट है। लेकिन ये हम कब कह सकते हैं? ये हम तब कह सकते हैं एनी एट्रीब्यूट विल बी सेड टू एग्जिस्ट इन ए पर्सन ओनली इफ इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीड्यूर्स। तो आप ये समझो, अगर किसी भी एट्रीब्यूट को साइंटिफिक तरीके से उसको मेजर किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, तभी हम कहेंगे कि वो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है वो। सो एनी एट्रीब्यूट चूजन फॉर असेसमेंट डिपेंड्स अपॉन आवर पर्पस। और ये बात भी है कि किसी भी एट्रीब्यूट को अगर हम साइकोलॉजी में असेस करते हैं वो हमारे पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है ना। मतलब मानो अगर हम किसी को जॉब देना चाहते थे तो हम उसको आईक्यू देखेंगे या फिर ईक्यू, ये सब देखेंगे। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट कोशेंट, ईक्यू मतलब इमोशनल कोशेंट। ओके, तो सोचो कोई है जो आईटी वगैरह में काम करना चाहता है, टेक वगैरह में, तो उसको हम आईक्यू देखेंगे। कोई है जो सोशल सर्विस वगैरह, एनजीओ वगैरह में काम करना चाहता है, हम तब ईक्यू देखते हैं कि इमोशनल कोशेंट क्या है। तो यही सारी चीज़ें हैं, है ना। हाँ सो जैसे एग्जाम्पल में देखा है कि इन ऑर्डर टू हेल्प ए वीक स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन वी में असेस हिज हर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो हो सकता है किसी बच्चे को एग्ज़ाम में वो अच्छा रिजल्ट करे, उसको हेल्प करने के लिए हम उसके इंटेलिजेंट को जज करेंगे, असेस करेंगे, वो स्ट्रेंथ कितना है, वीकनेस कितना है, और उसके हिसाब से उसको अलग सेक्शन में डालेंगे कि वो ए में जाएगा, सी में जाएगा, बी में जाएगा, ऐसे करके, है ना। ए वालों को थोड़ा कम ध्यान दो तभी चलता है, बी को थोड़ा ज़्यादा दो, सी को थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा दो, तो ऐसे ऐसे करके एसेस करते हैं। अब यहाँ पे एक नोट है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने लाल कलर से लिखा है। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूज सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीड्यूर टू एवेलुएट एबिलिटीज, बिहेवियर्स एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। अब ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करता है, यानी साइंटिफिक प्रोसीड्यूर को फॉलो करता है। आपने 11th में पढ़ा है व्हाट इज साइकोलॉजी चैप्टर में कि कब हम साइकोलॉजी को एज ए साइंस कंसिडर करते हैं या फिर क्यों करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में भी एक साइंटिफिक प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाता है और साइंस में भी वही किया जाता है। तो सेम यहाँ पे भी कहा है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीड्यूर टू इवेलुएट। क्या क्या इवेलुएट करता है? सबसे पहला तो करता है एबिलिटीज यानी कैपेसिटी, फिर है बिहेवियर, फिर है पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एनी इंडिविजुअल। ओके, अब हम ये जो साइकोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स है इसके कुछ डोमेन्स देखेंगे, यानी हम अब तक जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट करते आ रहे हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक, अब हम उन्हीं में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि उनको एसेस कैसे करते हैं, उनकी असेसमेंट मेथड्स क्या है। और आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट लीनियर और यूनिडाइमेंशनल। तो ये जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है ना, ये लीनियर नहीं है और एक डायमेंशन में ही नहीं जाता है। मतलब ये जो है कि ऐसा नहीं है कि सीधा जाता है, मतलब कोई इंटेलिजेंट है तो सिर्फ इंटेलिजेंट ही है, उसमें सिर्फ आईक्यू ही भरी पड़ी है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे चीज़ें मिलके वो आईक्यू होता है, या फिर वो ग्राफ जो ऐसा सीधा नहीं जाता, वो ऐसे ऐसे जाता है। ओके, सो दे आर कम्प्लेक्स एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। तो ये सब बहुत ही कम्प्लेक्स होता है और इनको डायमेंशन के टर्म में हम यूज़ करते हैं। ओके, है ना।
जैसे वो वेक्टर नहीं होता है, वेक्टर जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, जिसको हम मैग्नीट्यूड करके और अलग अलग डायमेंशन में ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं, ये भी वही बात है। ओके, सो ये जो कैसा है, ये मल्टी डायमेंशनल है। ओके, so if you want to have a complete assessment of a person, you will need to assess how she or he functions in various. So if you want to have a complete assessment of a person, you will need to assess how she or he functions in various domains or areas such as cognitive, emotional, social. तो अगर आपको किसी को एसेस करना है एज ए पर्सन, तो सिर्फ एक तरीके के एट्रीब्यूट से ही नहीं काम चलेगा। आपको अलग अलग एरिया में देखना होगा, अलग अलग डोमेन में देखना होगा, जैसे कि कॉग्निटिव होगा, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, अलग अलग देखना होगा। कॉग्निटिव हो गया जो थिंकिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। फिर इमोशनल तो वही है कि हमारे जो फीलिंग्स रिलेटेड जो पार्ट है। और सोशल का मतलब तो पता ही है, हमारे सोसाइटी में कैसे इंटरेक्शन होता है, उठना बैठना कैसा रहता है, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, वही है। सो अभी द एट्रीब्यूट्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेराइटीज ऑफ टेस्ट यूज्ड इन साइकोलॉजिकल लिटरेचर। तो अभी फिलहाल के लिए हम जो एट्रीब्यूट्स देखेंगे उनको उनके टेस्ट के हिसाब से कैटेगोराइज किया गया है। तो अब हमारा नीचे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है इंटेलिजेंस। और यही हमारे इस चैप्टर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। तो इंटेलिजेंट का सिंपल मतलब होता है कि आपके पास कैपेसिटी है इस दुनिया को समझने की, रैशनली आप सोच सकते हो, और जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है, यानी जितना नॉलेज आपके पास है या फिर जैसा सरकमस्टेंस आपका है, उसमें कोई भी चैलेंज आए तो आप उसको फेस करने के लिए अगर रेडी हो तो आप इंटेलिजेंट हो, ऐसा कहा जाता है। तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ? तो हम कैसे कहेंगे कि कोई बंदा इंटेलिजेंट है ही नहीं, जब वो पूरे दुनिया को समझ सकता है, रैशनली सोच सकता है। रैशनली सोचने का मतलब होता है कि आप उतना दिल नहीं लगा रहे हो, आप दिमाग से लॉजिकली सोच पा रहे हो। ओके और आपके पास जो रिसोर्सेज है आप उसको इफेक्टिवली यूज करके अपने आसपास के चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। ओके अभी इंटेलिजेंट टेस्ट से क्या होता है? इंटेलिजेंट टेस्ट प्रोवाइड ए ग्लोबल मेजर ऑफ ए पर्सन जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग। अब ये देखो कि इंटेलिजेंट टेस्ट से क्या पता चलता है कि अगर ऐसे इंसान को स्कूल में डाला जाता है, यानी उसको पढ़ाने लिखाने सिखाने के लिए स्कूलिंग के लिए डाला जाता है, तो उसमें कितना कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज है, मतलब उसका ब्रेन पावर कितना है और वो कितना प्रॉफिट कर पाएगा अपना इस स्कूलिंग से, वो हम पता करते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट से। मतलब सीधी बात है कि कोई बच्चा स्कूल में कितना अच्छा रिजल्ट करेगा, एकेडमिक्स में उसका कितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, वो कितना अच्छा पढ़ेगा, कितना सीखेगा, कितना सीख पाएगा, ये सारा इंटेलिजेंट टेस्ट से पता चलता है। ओके तो जनरली क्या होता है? स्टूडेंट्स हैविंग लो इंटेलिजेंस आर नॉट लाइकली टू डू सो वेल इन स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशन। तो जिनका थोड़ा लो इंटेलिजेंट होता है, यानी IQ थोड़ा लो होता है, वो जाहिर सी बात है जनरली ऐसा होता है कि वो थोड़ा अच्छा नहीं करते स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशन में। बट देयर सक्सेस इन लाइफ इज़ नॉट एसोसिएटेड ओनली विथ इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर। लेकिन लाइफ में वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, ये उनके इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर से डिपेंड नहीं करता है, टेस्ट स्कोर पे डिपेंड नहीं करता है। और शायद यही से लोग कहते हैं कि आपके एकेडमिक्स का मार्क्स या फिर जो डिग्री है, जो रिज़ल्ट है, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन दूँ, पहला लेक्चर है, मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहती, पढ़ाना ज़्यादा चाहती हूँ। देखो मुझे लगता है कि वो आपके लाइफ के गोल्स पर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कोई और क्या बोले उसके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप चाहते हो एकेडमिक्स में अच्छा करना, आपका एकेडमिक रिलेटेड एक करियर है, जैसे आप मानो टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, आप एकेडमिक्स रिलेटेड करियर में जाना चाहते हो, प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो, तो आपका एकेडमिक्स में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक एक्टर बनो, आप एक मतलब क्या कहते हैं, जैसे आजकल चल रहा है कि आप इन्फ्लुएंसर बनो, आप कोई स्पोर्ट्स में जाओ, तब आपका एकेडमिक्स उतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे कोई और अगर बोले कि एकेडमिक्स ज़रूरी है नहीं है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
आपको फ़र्क इस बात से पड़ना चाहिए या फिर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए जो आपके हिसाब से आपके लाइफ से मिलता जुलता हो, आपके गोल से इम्पोर्टेंट हो। दैट्स इट, सीधी बात है, यही अपना मंत्र रखो। जो आपको गोल है, जो आपका गोल है, उसी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है बस वही करो, वही देखो, वही सुनो। दैट्स ऑल, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी इंसान में किसी स्किल को एक्वायर करने के लिए कितना पोटेंशियल है। मतलब कोई बंदा किसी स्किल को कितना अच्छे से सीख सकता है, कितना जल्दी सीख सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसमें सीखने की, वही है उसका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट वट एवर इंडिविजुअल विल बी, ओह सॉरी सर, ये वेदर होगा, है ना। इंडिविजुअल विल बी एबल टू डू इफ गिवन प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड ट्रेनिंग। ओके, ये वेदर होगा, है ना, ये थोड़ा गलती हो गया, इसको थोड़ा सा वो कर लेना। तो एप्टीट्यूड टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि अगर किसी इंसान को वैसा एनवायरनमेंट दिया जाए या फिर वैसा ट्रेनिंग दिया जाए तो क्या वो कुछ कर पाएगा या नहीं। A person with high mechanical aptitude can profit from appropriate training and can do well as an engineer। जैसे अगर किसी में मैकेनिकल एप्टीट्यूड ज़्यादा है तो अगर उसको ट्रेनिंग दिया जाता है तो वो एज ए इंजीनियर बहुत अच्छा कर सकता है। तो सेम ऑन द अदर हैंड, अगर किसी में लैंग्वेज एप्टीट्यूड ज़्यादा है तो अगर वो उसको ट्रेनिंग किया जा सकता है तो वो एक अच्छा राइटर बन सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो सबको ही पता है कि इंटरेस्ट होता है किसी इंसान का प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स। तो इंटेलिजेंस का क्या, सॉरी, इंटरेस्ट का क्या मतलब है। इंटरेस्ट का मतलब है कि कोई इंसान में उसकी प्रेफरेंस क्या है, वो कौन से तरीके की एक्टिविटीज़ में एंगेज करना चाहता है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, वही है इंटरेस्ट। सो assessment of interest of students may help to decide what subject or courses they can pursue comfortably with pleasure। मतलब इंसान अपने इंटरेस्ट से, अपने खुशी से, अपने प्लेजर से कौन सा सब्जेक्ट परस्यू करेगा, कौन सा कोर्स परस्यू करेगा, वो हम डिसाइड कर सकते हैं इंटरेस्ट टेस्ट से। और नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट हेल्प अस मेकिंग चॉइसेस दैट प्रमोट लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑन जॉब्स। और अगर हमने अपने इंटरेस्ट का जॉब लिया है और इंटरेस्ट मतलब अगर हमें पता है किसी का, तो और अगर इंटरेस्ट के बेसिस पे हम चॉइस करते हैं, लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, तो ये लाइफ सेटिस्फेक्शन को प्रमोट करता है और जॉब की परफॉर्मेंस को भी अच्छा बनाता है। जैसे मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो इन दोनों चीज़ को, टीचिंग को और मैंने साइकोलॉजी को कंबाइन करके आप लोगों को, मैं साइकोलॉजी टीचर बन गई, मतलब मैं पढ़ाने लगी साइकोलॉजी। तो इसीलिए मेरे लाइफ में बहुत सेटिस्फेक्शन है, मैं बहुत खुश होती हूँ आप लोगों को पढ़ा के। और ख़ास करके मुझे लगता है मेरी परफॉर्मेंस भी आप लोगों को अच्छा लगता होगा, पढ़ाना भी अच्छा लगता होगा। तो यही बात है। अब लास्ट नहीं, चौथा है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी रेफर्स टू रिलेटिवली इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन दैट मेक हर और हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। अब पर्सनालिटी क्या है सबको पता है, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक उसी में है और उसी वजह से वो दूसरे से डिस्टिंक्ट होता है, यानी अलग होता है। अ पर्सनालिटी टेस्ट ट्राई टू असेस एन इंडिविजुअल्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वेदर वन इज डोमिनेंट और सबमिसिव, आउटगोइंग और विड्रॉन, मूडी और इमोशनली स्टेबल। अब पर्सनालिटी से किसी का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बाहर आता है पर्सनालिटी टेस्ट से, कि क्या वो डोमिनेंट है, क्या वो सबमिसिव है, क्या वो बाहर जाना पसंद करते हैं या फिर घर पे रहना पसंद करते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा मूडी है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर इमोशनली स्टेबल है। सिंपल सी बात है। सो पर्सनैलिटी असेसमेंट हेल्प्स आस टू एक्सप्लेन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड प्रिडिक्ट हाउ ही और शी विल बिहेव इन फ्यूचर। तो अगर हमें पर्सनैलिटी किसी का पता है तो हम उसके बिहेवियर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है तो इसके पीछे क्या कारण होगी, वो हम देख सकते हैं। और साथ में वो फ्यूचर में क्या बिहेव कर सकता है, किस तरीके से बिहेव कर सकता है, वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद है वैल्यूज़। इसके बाद हमारे हैं असेसमेंट मेथड्स, और यही हमारा ख़त्म है। इंटेलिजेंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो वैल्यूज़ हमारा फिफ्थ एट्रीब्यूट है, वैल्यूज़। एंड वैल्यूज़ आर एंड्यूरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। मतलब ये किसी का अपना खुद का बिलीव होता है कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से वो रहना चाहता है, इस बारे में, है ना।
A person having a value sets a standard for guiding his or action in life and also for judging others. तो एक इंसान का जिस तरीके का वैल्यू सिस्टम होगा उसका लाइफ का स्टैंडर्ड वैसा होगा और वो उसी से अब खुद को या फिर दूसरे लोगों को भी जज करेगा, है ना। जैसे कि मानो किसी में ये वैल्यू है कि मैं सब बड़े हैं, जितने बड़े हैं बड़ों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये किसी इंसान का वैल्यू है। अब उसके सामने कोई अगर ऐसा बंदा होगा जो मानो कोई बड़े आदमी है, मतलब बड़े आदमी इन द सेंस एल्डर है, कोई जो उम्र में बड़े है, वो उसमें से किसी ने मिसबिहेव किया होगा और वो छोटा लड़का है, उसने भी उसके साथ बदतमीजी करी होगी, तो जो थर्ड पर्सन वहाँ पे बैठा है जिसको ऐसा वैल्यू है कि सब बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको ये गलत लगेगा, है ना। लेकिन वहाँ पे अगर कोई वैल्यू सिस्टम और ऐसा होगा जिसको ऐसा लगेगा कि जो हमें रिस्पेक्ट करेगा मैं उसी के करूँगा, या फिर जो रिस्पेक्ट के लायक है मैं उसी को रिस्पेक्ट करूँगा, तो उसके लिए ये सही होगा। तो यही भी बात है कि जिसका जैसा वैल्यू सेट होगा वो उसकी लाइफ की एक्शन वैसी होगी और वो जज भी लोगों को उसी बेसिस पे करेगा। ओके, आई होप वेरी क्लियर। इन वैल्यू असेसमेंट वी ट्राई टू डिटरमाइन द डोमिनेंट वैल्यूज ऑफ ए पर्सन, और हम वैल्यू असेसमेंट में किसी इंसान में क्या वैल्यूज डोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, उसको हम जज करते हैं। जैसे कि मतलब जैसे कि नहीं, मतलब इसमें क्या क्या आता है कि पॉलिटिकल आता है, रिलीजियस आता है, सोशल और इकोनॉमिक। ओके, तो पॉलिटिकल में वो कैसे पार्टी को सपोर्ट करता है, रिलीजियस में वो कैसे रिलीजियन के कैसे वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है, सोशल में जो मैंने कहा कि वो बड़ों को इज्जत करने वाली बात है उसको आप समझ सकते हो, और इकोनॉमिक में पैसे स्पेंड करने वाली चीज़ें आएंगी। ओके, अब है हमने देख लिया कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, 5 एट्रीब्यूट्स हमने देखा है। अब हम इनको एसेस करने के मेथड्स को देखेंगे, है ना। असेसमेंट मेथड्स में सबसे पहला जो हमारा है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? सो साइकोलॉजिकल टेस्ट वही है, हमने पहले भी पढ़ा था। एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होता है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होता है ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। तो किसी इंसान के मेंटल या फिर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट होता है ना, और वही है साइकोलॉजिकल टेस्ट। जैसे कि किसी में इंटेलिजेंस कैसा है, तो इंटेलिजेंट को हम आईक्यू वगैरह से देखते हैं, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, तो इसका ना स्टैंडर्ड सेट रहता है कि अगर इतना है तो इसको हम पॉजिटिव देखेंगे, इतना है तो इसको नेगेटिव देखेंगे, इतना है तो अच्छा है, इतना है तो बुरा है, ऐसे देखते हैं। ओके, अब दिस टेस्ट आर वाइडली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस। साइकोलॉजिकल टेस्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देखना आप। सबसे पहला क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है, यानी हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ होगा। फिर है गाइडेंस में यूज़ होगा, किसी को अगर आपको गाइड करना है तब भी आप साइकोलॉजी टेस्ट करके उसके बिहेवियर का पता लगाओ, इंटेलिजेंट का पता लगाओ, इंटरेस्ट का पता लगाओ। एंड पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। पर्सनल सिलेक्शन यानी किसी पर्सन को अगर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे इंटरव्यू वगैरह के में देखना है, या फिर बहुत सारी जॉब वगैरह के लिए, प्लेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए। ओके, सो beside test, psychologists also have developed certain projective tests, especially for the assessment of personality. अब ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के अलावा भी साइकोलॉजिस्ट ने और भी ऐसे टेस्ट डेवलप किए हैं जो कि प्रोजेक्टिव टेस्ट हम कहेंगे जिनको, जो कि स्पेशली पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए बनाया गया है। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए किस तरीके का टेस्ट यूज़ किया जाता है, जो कि प्रोजेक्टिव टेस्ट है। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो सबको पता ही है, इंटरव्यू का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम 1 to 1 बेसिस, इंफॉर्मेशन ऑन ए 1 to 1 बेसिस। तो इंटरव्यू सबको पता है, इसमें क्या ही बताना है, 1 to 1 बेसिस पे एक इन्फॉर्मेशन जहाँ सीख करनी होती है, क्वेश्चन आंसर टाइप का सेटअप होता है। एग्जाम्पल काउंसिलिंग में होता है, काउंसिलिंग इंटरव्यू। फिर जर्नलिस्ट इंटरव्यू, जैसे टीवी में आप देखते हो, न्यूज़ चैनल में देखते हो, दैट्स इट। फिर है केस स्टडी। तो केस स्टडी करके भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, मतलब एसेस कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को। कैसे? केस स्टडी वैसे है क्या? तो केस स्टडी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल in terms of his or her psychological attributes, psychological history, in the context of his or her psychosocial and physical environment. तो किसी के साइकोसोशियल यानी सोसाइटी में उसका साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसा सिनारियो है और फिजिकल उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके हिसाब से
और उसके पहले के साइकोलॉजिकल हिस्ट्री कैसा रहा होगा, मतलब उसके डिप्रेशन के कुछ केसेस है क्या, एंजाइटी के कुछ केसेस है क्या, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देख के हम किसी इंसान को स्टडी करते हैं, वो है केस स्टडी। या आपका जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में तब आपको पता लगेगा ओके कि कैसा होता है ये, मतलब सिनारियो क्या है। तो केस स्टडीज आर बेस्ड ऑन डेटा जनरेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स, और ये केस स्टडी में अलग अलग मेथड से डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे इंटरव्यू से किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन से किया जा सकता है, क्वेश्चनर से किया जा सकता है, यानी क्वेश्चनर मतलब किसी को क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी किया जा सकता है। जैसे आपका एक टेस्ट आता है 16 PF 16 पर्सनालिटी टेस्ट ओके, और साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है। तो यही सारी माध्यम से हम केस स्टडी के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। ये जो 16 PF है 16 पर्सनालिटी फैक्टर, ये क्वेश्चनर्स होता है, बहुत सारे क्वेश्चन 108 है शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर 108 होगा। और उन 108 सवालों का जवाब देने पर उनसे हम टेस्ट करके या फिर उनको कैलकुलेट करके देखते हैं कि 16 फैक्टर्स में से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा सबमिसिव है ये ओके। फिर हमारा है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन तो पता ही है, employing systematic, organized and objective procedure to record behavioral phenomenon occurring naturally in real time। तो नेचुरली रियल टाइम में जो भी फेनोमेना हो रहा है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से और ऑब्जेक्टिव प्रोसीड्यूर के साथ जब हम रिकॉर्ड करते हैं किसी बिहेवियर को जो कि रियल टाइम में हो रहा होता है उसी वक्त, उसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। सबको पता है, देखो पता सबको सब चीज़ है, बस आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज पता होनी चाहिए और उसको लिखना कैसे है, उसको मतलब प्रेजेंट कैसे करना है वो आना चाहिए, बस वही बात है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि साइकोलॉजी कॉमन सेंस है। ये हमने 11 में देखा था व्हाट इज साइकोलॉजी चैप्टर में, कि साइकोलॉजी कोई कॉमन सेंस नहीं है, साइकोलॉजी कोई कॉमन सेंस नहीं है, ये साइंटिफिक तरीके से बिहेवियर को स्टडी करती है ओके। Certain phenomena such as a mother-child interaction can be easily studied through observation। जैसे कि माँ और बच्चे में जो इंटरेक्शन है वो ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं। The major problem with observational methods are that the observer has little control over the situation and the reports may suffer from subjective interpretation of the observer। But observation में एक प्रॉब्लम ये है क्योंकि ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर है उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता है, सिचुएशन जैसे हो रहा होता है उसको वैसे ही दिखना है, मतलब वैसे ही दिखता है और उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। और बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे जो ऑब्जर्वर है उसके कुछ पर्सनल इंटरप्रिटेशन भी होगा, है ना। मतलब मानो कोई बच्चा है बहुत ही शरारती है, वो बहुत शरारत करता है, मानो उसने कुछ बहुत ही ज़्यादा चीज़ नष्ट कर दिया, कुछ ख़राब कर दिया है, और मम्मी जो है उससे बहुत नाराज़ है। तो जब वो बेटा माँ को मिला, वो माँ ने उस बेटे को मारा, 2 लगाया डंडा, और जो ऑब्जर्वर है तो वहाँ पे सिचुएशन क्या है कि बच्चे ने शरारती करी है इसलिए माँ ने बच्चे को मारा, वो अलग सिनारियो है। लेकिन जो ऑब्जर्वर है मानो वो आगे पीछे का कुछ नहीं पता उसको, वो सीधा देख रहा है कि माँ बच्चे को डंडे लगा रही है, तो उसका इंटरप्रिटेशन होगा कि माँ बच्चे को डंडे लगा रही है, मार रही है, हर्ट कर रही है। बट इसके आगे पीछे का सिनारियो क्या है वो नहीं दिखेगा। इसलिए ऑब्जर्वेशन में यही प्रॉब्लम है क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है ऑब्जर्वर का, उसका अपना ओपिनियन बहुत आगे आ जाता है। और लास्ट है हमारा सेल्फ रिपोर्ट। तो सेल्फ रिपोर्ट का मतलब है इंसान खुद के बारे में ही अपने ओपिनियन या फिर अपना बिलीफ सिस्टम जो होल्ड करता है और उसी से वो अपना एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब a method in which a person provides factual information about himself or herself and opinion, beliefs etc that he she holds। मतलब वो अपने से ही बताता है कि मेरा ये बिलीफ है, मेरा ये ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर, और उसी के बारे में वो फैक्ट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Such information may be obtained by using an interview schedule or a questionnaire, psychological test or a personal diary। और ऐसे इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से ला सकते हैं, या तो हमने उसका इंटरव्यू लिया हो, या फिर हमने उसको एक क्वेश्चनर दिया, उसको फिलअप करवाया, या फिर किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया, या फिर उसके पर्सनल डायरी से। अब नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही इसी क्लास में। दिस इज़ माई इंस्टा ID। अगर आप लोग मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो और आपको कोई क्वेरी है तो वो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। और इसके अलावा यह इधर साइड में बिलव्ड एकेडमी लिखा होगा, आप बहुत अच्छे से मुझे पहचान सकते हो। तो दैट इज़ इट।
आज के क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करूँगी आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर बीच में जो देखो मुझे थोड़ा सा ना खांसी है तो मैं बीच बीच में रुक गई थी एक दो जगह। और अगर आपको इसके अलावा कुछ और चाहिए क्या, या फिर कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप नीचे कमेंट करो। और साथ में मैंने कहा था कि आपको 11th में साइकोलॉजी में कितने मार्क्स मिले थे, वो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंटेलिजेंस और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है नोट, उसको हम करेंगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूँगी कि 12th की शुरुआत बहुत अच्छे से हो और आप लोग भी बहुत ही अच्छा करो लाइफ में। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।